मकान संपत्ति से आय की गणना के इस वीडियो में हम किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य की गणना इस वीडियो में करेंगे। किराए पर दिए गए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना में एक्सपेक्टेड रेंट की गणना अपन पूर्व में कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड रेंट किस तरह का कैलकुलेट करते हैं? इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नगरपालिका जो मूल्य होता है उस मकान संपत्ति का प्लस उचित किराया फेयर रेंट जो होता है उनमें से जो अधिक है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं और मानक किराए से उसकी तुलना करते हैं, और मानक किराए और जो नगरपालिका मूल्य और उचित किराए में से जो ज़्यादा अपन ने सेलेक्ट किया उसको मानक किराए के साथ कंपेयर करके उन दोनों में से जो कम है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं और उसको अपेक्षित किराया एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। अब एक्सपेक्टेड रेंट की अपन तुलना करेंगे प्राप्त या प्राप्य किराया, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब रेंट रिसीव्ड यदि मकान को किराए पर उठाया गया तो ऐसी स्थिति में उससे कितना वास्तव में किराया प्राप्त हुआ, ये गणना करने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि मकान यदि गत वर्ष में निर्मित हुआ है, गत वर्ष में मकान का विक्रय किया गया है या क्रय किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जितनी अवधि के लिए मकान करदाता के पास रहा है उतनी अवधि का ही प्राप्य किराया लिया जाएगा। जितने महीने का उसके स्वामित्व में रहा है तो प्राप्य किराया उतने ही महीने का ज्ञात किया जाएगा जितने महीने उसके स्वामित्व में रहा है। यदि करदाता ने कुछ माह के लिए स्वयं के निवास हेतु मकान को प्रयोग किया है, कुछ माह स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त किया है, तो उस अवधि को भी प्राप्य किराया कैलकुलेट करते समय घटा देंगे और शेष अवधि का ही प्राप्य किराया ज्ञात करेंगे। इसके अलावा यदि गत वर्ष में डूबत किराए का समायोजन भी अपन करेंगे। डूबत किराए का समायोजन गत वर्ष में यदि किराया वसूली योग्य नहीं है, किराया वसूली योग्य नहीं है तो उसका समायोजन भी इसमें से करेंगे, और उसका समायोजन करने के लिए कुछ शर्तें हैं कि किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को मकान किराए पर दे दिया और बाद में ये मानते हुए कि उससे किराया वसूल नहीं हुआ और छूट का दावा करे तो उसका समायोजन नहीं किया जाएगा। किराएदारी वास्तविक होने पर ही उसका समायोजन किया जा सकता है। किराए में चूक करने वाले किराएदार से संपत्ति को खाली करवा लिया गया हो, ये भी उसमें शर्त है कि मकान संपत्ति उससे खाली करवा ली हो और करदाता ने उसको अपनी किसी अन्य संपत्ति किराए पर नहीं दी हो, यानी जो वर्तमान में जो संपत्ति है उसको खाली करवा लिया हो, करदाता ने किसी अन्य संपत्ति उसको किराए पर नहीं दी हो, ये शर्त का भी पालन होना चाहिए। इसके अलावा किराएदार से किराया वसूल करने के लिए उचित प्रयास कर लिए गए हों, कानूनी कार्यवाही भी उसमें शामिल है, या करदाता इस बारे में आयकर कर निर्धारण अधिकारी को समझा दे, संतुष्ट कर दे कि उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का कोई फायदा नहीं था, तो ऐसी स्थिति में ये डूबत किराए का के समायोजन की करदाता को छूट मिल जाएगी। अब यदि मकान पूरे वर्ष करदाता के स्वामित्व में रहा हो तो अपेक्षित किराया सदैव पूरे वर्ष का लिया जाता है। एक्सपेक्टेड रेंट जो अपन ने पहले स्टेप पे कैलकुलेट किया था, एक्सपेक्टेड रेंट ये पूरे साल का होगा यदि पूरे वर्ष में के मकान करदाता के पास रहा हो तो। परंतु प्राप्य किराया जो अपन रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड ज्ञात करते हैं, करते समय स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त अवधि को किराए को या डूबत किराए को घटा देते हैं, मतलब स्वयं के निवास की अवधि उसमें शामिल नहीं करते या डूबत किराए को घटा दिया जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अपेक्षित किराया जो एक्सपेक्टेड रेंट अपन ने कैलकुलेट किया था यदि वो 12 महीने का है तो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल वो कम अवधि का भी हो सकता है। किस वजह से कि या तो करदाता ने उस मकान को कुछ समय के लिए स्वयं के लिए प्रयोग किया हो या डूबत किराए का समायोजन अपन ने कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों की अवधि बराबर होना आवश्यक नहीं है, यानी कंपैरिजन करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल का तो उनकी दोनों की अवधि अलग अलग हो सकती है। यदि मकान पूरे वर्ष खाली रहा हो, यदि मकान पूरे वर्ष खाली रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसकी छूट अलग से देंगे जिसको बाद में समझेंगे।
अब इस प्रकार जो रेंट रिसीवेबल अपन ने कैलकुलेट किया, जिसमें से अपन ने आवश्यक समायोजन भी किए कि मकान अगर पूरी अवधि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ हो या गत वर्ष में बेचा या खरीदा गया हो या किराए का डूबत किराए का समायोजन अपन ने कर लिया। तो वो समायोजन करने के बाद कुछ व्ययों संबंधी समायोजन भी करते हैं, एक्सपेंसेस के से रिलेटेड समायोजन भी करते हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि किराएदार द्वारा भू राजस्व या भूमि एवं भवन कर, लैंड रेवेन्यू और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स अगर किराएदार पे करता है, तो चूंकि ये दायित्व किसका है, मकान मालिक का दायित्व होता है, ये चुकाने का दायित्व मकान मालिक का होता है और किराएदार ने चुका दिया तो मकान मालिक के दायित्वों को किराएदार ने चुकाया, ऐसी स्थिति में ये किराए की राशि में जोड़ देंगे, अपन इसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार किराएदार द्वारा मकान की किस्तों का भुगतान, यदि मान लीजिए लोन लिया हुआ है, किराएदार मकान की किस्तें चुका रहा है, तो मकान की किस्तें चुकाने का दायित्व चूंकि मकान मालिक का होता है और किराएदार चुका रहा है, तो इसको भी किराए की राशि में जोड़ देंगे, क्योंकि मकान मालिक के दायित्वों का भुगतान किराएदार ने कर दिया। यदि किराएदार के पानी, बिजली, टेलीफोन इत्यादि के बिल हैं और मकान मालिक उसका भुगतान करता है, मकान मालिक भुगतान करता है, तो ये दायित्व किसका था, बिजली, पानी, टेलीफोन आदि के बिल किसके थे, किराएदार के थे। तो किराएदार के दायित्वों का किसने भुगतान किया, मकान मालिक ने किया। तो ये राशि किराए की राशि में से ये घटा देंगे, इनको किराए की राशि में घटा देंगे। तो दो राशि तो अपन ने जोड़ी, किराएदार द्वारा भू राजस्व या भूमि व भवन कर के भुगतान की और मकान की किस्तों की, और ये राशि जो किराएदार के जो बिल अगर मकान मालिक ने चुकाए हैं तो उनको घटा देंगे। इसके अलावा यदि किराएदार द्वारा नगरपालिका कर का कोई भुगतान किया जाता है तो ये किराएदार का ही दायित्व मानते हुए इसका कोई समायोजन नहीं करेंगे। इसी प्रकार बीमा प्रीमियम, अगर मकान का कोई बीमा प्रीमियम, अग्नि बीमा या भूकंप इत्यादि के बीमा करवाया जाता है तो ये भी किराएदार का भार मानते हुए इसका भी कोई समायोजन नहीं करेंगे। इसी प्रकार किराएदार द्वारा मरम्मत पर कोई राशि खर्च की जाती है, मरम्मत का कोई खर्चा वहन किया जाता है, तो उसका भी कोई समायोजन नहीं करेंगे। इसके अलावा यदि किराएदार ने मकान मालिक को कोई अग्रिम राशि जमा करा रखी है तो उस पर कोई नोशनल इंटरेस्ट का समायोजन भी अपन नहीं करेंगे। यानी कि जो नगरपालिका कर है, बीमा प्रीमियम है, अग्रिम जमा पर ब्याज है, नोशनल और मरम्मत व्यय हैं, इनका कोई समायोजन नहीं करेंगे। ये किराएदार के ही दायित्व मानते हुए अपन व्यवहार करेंगे। अब इस प्रकार जो कैलकुलेटेड राशि है, जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, और अपन ने जो पहले स्टेज पे एक्सपेक्टेड रेंट निकाला था, उन दोनों को अब कंपेयर करेंगे और उसमें से खाली रहने की अवधि, मकान के खाली रहने की अवधि का समायोजन करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटेड अर्लियर, यानी कि अपन ने पहले कैलकुलेट किया था, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से ज्यादा वाली राशि ली थी और उस ज्यादा वाली राशि की तुलना स्टैंडर्ड रेंट से करके उन दोनों में से जो कम राशि का अपन ने सिलेक्शन किया था उसको एक्सपेक्टेड रेंट का नाम दिया था। अब वो एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों में से जो ज्यादा राशि होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, और वो सिलेक्ट करने के बाद यदि मकान खाली नहीं रहा हो, गत वर्ष में मकान खाली नहीं रहा हो, तो यही ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, और यदि मकान खाली रहा हो तो उसके लिए अपन समायोजन करेंगे। तो यहाँ समरी के रूप में अपने को सारांश के रूप में ये दिखाया कि एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटेड अर्लियर अपन ने कैलकुलेट करके लाए थे। उसमें रेंट रिसीवेबल ऑफ द हाउस फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज ओन्ड, यानी कि रेंट रिसीवेबल अपने उतनी ही अवधि का लेंगे जितनी अवधि के लिए मकान मालिक के स्वामित्व में मकान रहा है, माइनस रेंट फॉर द पीरियड ऑफ विच हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें से खुद के रहने की अवधि को घटा देंगे, बेड डेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर और प्लस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो किराया गत वर्ष में डूब गया उसका समायोजन करेंगे,
प्लस एडजस्टमेंट जो एक्सपेंसेस के अभी अपन ने डिस्कस किए थे, उनको करने के बाद जो वैल्यू आएगी उन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसके साथ एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, उसको आप सिलेक्शन करेंगे और उसको ग्रोस एनुअल वैल्यू का नाम देंगे, यदि मकान खाली नहीं रहा हो। अगर मकान खाली रहा हो तो फिर उस स्थिति में अपन खाली रहने की अवधि के छूट भी देंगे। तो मकान का वार्षिक मूल्य गत वर्ष में डूबत किराए को घटाने के बाद शेष से प्राप्त अथवा प्राप्य किराए और अपेक्षित किराए में से जो भी अधिक हो उसके बराबर लिया जाएगा, यानी कि दोनों में से जो ज्यादा है उसी को लेंगे। अब खाली रहने की जो छूट है उसके बारे में अपन समझेंगे। जब कोई मकान संपत्ति किराए पर देने के लिए रखी हुई है किंतु कुछ समय के लिए या पूरे वर्ष पर्यंत खाली रह गई, किराएदार नहीं मिलने के कारण खाली रह गई, तो ऐसी स्थिति में खाली रहने की अवधि का समायोजन करना होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने से पहले खाली रहने की अवधि का समायोजन करेंगे। तो खाली रहने के कारण जो मकान खाली रह गया उसके कारण चूंकि मकान मालिक को इनकम प्राप्त नहीं हुई, उस अवधि का कोई रेंट प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए उसका समायोजन करना आवश्यक है। खाली रहने की अवधि का समायोजन जो करते हैं उसमें सबसे पहले वही अपना प्रोसीजर जो चलता आ रहा था, पहले उचित किराया और मकान के प्राप्य किराए में से, उचित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट और मकान का जो रेंट रिसीवेबल था उनमें से जो ज्यादा था अपन ने सिलेक्ट कर लिया था। अब सिलेक्ट करने के बाद खाली रहने की अवधि का किराया अपन घटा देंगे। खाली रहने की अवधि का किराया घटाएंगे तो यदि मकान मान लीजिए 3 महीने खाली रहा, 2 महीने खाली रहा, तो 2 महीने की अवधि का किराया घटा देंगे, चाहे अपन ने पहले सिलेक्शन उचित किराए का किया हो, एक्सपेक्टेड रेंट का किया हो या रेंट रिसीवेबल का किया हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी अवधि के लिए खाली रहा है उतनी अवधि का घटा देंगे। अब खाली रहने से तात्पर्य क्या लें, इस संबंध में कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें मकान का खाली रहने की अवधि के दौरान अन्य प्रयोग नहीं हुआ हो, यानी कि अपन ने कहीं ऐसा नहीं हो कि मकान तो खाली है, अपन ने गेस्ट हाउस के रूप में उसको यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये छूट नहीं मिल जाए पाएगी, खाली रहने की अवधि की छूट नहीं मिले। मकान खाली रहने की अवधि वर्ष में कभी भी हो सकती है, यानी कि इतनी भी हो सकती है, शुरुआत में भी हो सकती है, मध्य में भी हो सकती है वर्ष के, और अंत में भी हो सकती है। महीने भर, पूरा महीने खाली रह सकता है, 1.5 महीने खाली रह सकता है, 2 महीने खाली रह सकता है, मतलब कितनी भी अवधि हो, फ्रैक्शन में महीनों के टुकड़ों में भी हो सकती है, दिनों में भी गणना कर सकते हैं। अगर मान लो 48 डेज खाली रहा तो अपन 48/365 करके वो कटौती दे देंगे। यदि मकान खाली रहने की अवधि में पहले मकान, जैसे ये मान लीजिए खाली रहने से पहले मकान लगा हुआ था 10,000 रुपये किराए पर लगा हुआ था, और मकान खाली रहने के बाद जब दोबारा लगाया तो अपन ने 12,000 रुपये किराए पे लगा दिया, तो दोनों अवधियों में यानी पहले और बाद में किराए में अंतर आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो ज्यादा किराया है वो खाली रहने की अवधि का अपन पहले भी एक्सपेक्टेड रेंट में जोड़ेंगे और उसी को अपन यहाँ घटाएंगे, ज्यादा वाली राशि को ही घटाएंगे। तो अधिक वाले किराए को पहले जोड़ देते हैं उसमें प्राप्य किराया मानते हुए, और बाद में खाली रहने का जब समायोजन करेंगे तो अधिक वाले किराए को ही घटाएंगे। खाली रहने की अवधि भी, ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक साथ हो। मान लीजिए शुरुआत में खाली रहा, फिर लग गया, फिर खाली हो गया, फिर लग गया, फिर खाली हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन टोटल अवधि को ही छूट देंगे। और किराया अगर खाली रहने की अवधि के पहले और बाद में अगर कम ज्यादा है तो अपन ज्यादा वाला किराया खाली रहने का लेंगे, वो प्राप्य किराए की एक्सपेक्टेड रेंट की जो रेंट रिसीवेबल की गणना उसमें शामिल करेंगे पहले, और उसके बाद ये छूट देंगे। चाहे अपन ने एक्सपेक्टेड रेंट और जो रेंट रिसीवेबल दोनों में से किसी का भी चयन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मकान वर्ष पर्यंत खाली रहा हो तो फिर ऐसी स्थिति में मकान का सकल ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो शून्य मानी जाएगी पूरे साल खाली रहने पर, और उसमें नगर पालिका के कर है उसकी छूट मिल जाएगी। मकान अगर खाली रहने की अवधि का समायोजन कर देते हैं अपन मकान में, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी
वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर पूरी अवधि के लिए मकान खाली रहा हो तो उसको शून्य मान लेते हैं, उसको शून्य लिया जाता है। अब अपन एक बार फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कंपेयर किया, दोनों में से जो ज़्यादा है उसका सिलेक्शन किया, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड रेंट और जो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो सिलेक्टेड था उन दोनों का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद जो कम था उसको लिया, कम वाले को अपन ने एक्सपेक्टेड रेंट का नाम दिया। एक्सपेक्टेड रेंट की तुलना अपन ने रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीव्ड से की, जिसमें अपन ने स्वयं के रहने की अवधि का समायोजन भी किया था और डूबत किराए का समायोजन भी कर दिया था। या मकान की स्वामित्व अगर पूरे 12 महीने के नहीं है तो उसका भी समायोजन करने के पश्चात रेंट रिसीवेबल की गणना जो हुई थी उसकी और एक्सपेक्टेड रेंट की तुलना में जो ज़्यादा है उसका सिलेक्शन किया। उसमें यदि मकान खाली रहने की अवधि है तो उसका समायोजन किया, और समायोजन करने के बाद जो वैल्यू आई वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। थैंक यू।